हमने इससे पहले जो है प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हल कर लिए थे और उसके बारे में डिस्कस हमने कर लिया था। प्रश्न पहला था कि कांजी हाउस में क्या पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, इस संबंध में हमने चर्चा की। दूसरा प्रश्न था छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, इस बारे में भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे जो अलॉटेड टाइम होगा आपका जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो उस दौरान आप इसमें मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नीति यानी नैतिकता, नैतिकता यानी कि जो समाज में मूल्य स्थापित होते हैं, जो आदर्श बनते हैं किसी के लिए, तो वो कितने मूल्य जो हैं समाज को स्थापित किया प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से। तो इसमें हम उत्तर लिख सकते हैं कि कहानी में बैलों के माध्यम से मित्रता, परोपकारी भाव, स्त्री का सम्मान, उसकी स्वतंत्रता, सामान्य स्वतंत्रता, ये सारे जीवन मूल्य उभर कर आए हैं। क्योंकि जैसे देखिए सच्ची मित्रता थी, हीरा और मोती हमेशा ही एक दूसरे को माने हम किसी भी तरह सहायता करने का प्रयास करते थे और यह प्रयास करते थे कि उसकी वजह से दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरा सोचता था कि मेरी वजह से उसको कष्ट ना हो। तो एक दूसरे को हमेशा ही जो है बचाने का, स्नेह और सम्मान का इन्होंने प्रयास हमने देखा कि ये दो बैलों की कथा में हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। और कठिन परिस्थितियों में भी परोपकारी भाव, जैसे कांजी हाउस में जो कठिन परिस्थिति थी उसके बावजूद भी वो भागे नहीं, है ना। तो ये एक विशेष परिस्थिति है कि होने के बावजूद भी जानवरों के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया कि हम स्वार्थी नहीं हैं, है ना। परोपकार भाव है कि हम अगर फंस भी जाते हैं कांजी हाउस में तो हम भले ना जाए, बाकी जो जानवर बंधे हुए हैं कम से कम वो निकल जाए। तो ये एक परोपकारी भाव दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रस्तुत किया है। स्त्री का सम्मान उन्होंने बैलों के से कहलवाया कि ये स्त्री है और इसको पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। तो ये एक संदेश भी प्रेमचंद ने दिया है कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी उन्होंने बात कही है कि बंधे रहना, किसी पराधीन रहना, ये जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी उन्होंने की है, तो बैलों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से ये 3-4 जीवन मूल्य हमको ये दो बैलों की कथा के माध्यम से हम देखते हैं कि भर कर आए हैं। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर होगा, ये तो मैंने आपको समझाया, उत्तर होगा कि कहानी में बैलों के माध्यम से सच्ची मित्रता, कठिन परिस्थितियों में भी परोपकारी भाव, स्त्री का सम्मान, स्वतंत्रता जैसे नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। ठीक है। इसके बाद प्रश्न चौथा है कि गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ने किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो ये प्रश्न पहले समझना है, गधे की किन स्वभावगत विशेषता। गधे की विशेषता क्या थी, वो मूर्ख था, उसको सब मूर्ख समझते थे। और किसी को भी अगर मूर्ख बताना हो तो जो क्या करते थे कि किसी मूर्ख बताना तो ये कह देते थे कि गधा है ना, सीधा गधे की बात यूज कर, गधा शब्द यूज करते थे। लेकिन उस परंपरागत जो अर्थ से जो माने हमेशा ही बोला गया, उस अर्थ की जगह पर उन्होंने एक नया अर्थ की ओर संकेत, एक नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग ने किस नए अर्थ की ओर संकेत किया। तो उस जो मूर्ख अर्थ है उसको उन्होंने समझाया है कि काफी निरापद है, सीधा साधा है, बेचारा है, उस नए अर्थ की ओर उन्होंने संकेत किया है। आइए देखते हैं। देखिए इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसको कि प्रेमचंद ने उस रूढ़ अर्थ में गधे को न रखकर एक नई व्याख्या दी है। वह थी सरल, निरापद, सहिष्णु, सुख और दुख में समान भाव। ऐसा तो कोई विशेष प्राणी ही कर सकता है।
जहाँ सदियों से गधे को मूर्ख और बेकार समझते थे, उसे एक क्षण ही में प्रेमचंद ने ऋषियों मुनियों से तुलना कर उनके समकक्ष खड़ा कर दिया। यानी उसको उनको यहाँ तक उत्तर है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, यानी उनको उसको उसके 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 स्तर को उन्होंने काफी ऊपर उठा दिया। तो जो सामान्य अर्थ था मूर्ख, उससे उन्होंने एक नए अर्थ की संकल्पना की थी। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया चौथा। अब हम देखेंगे कि पांचवा उत्तर, है ना, पांचवा उत्तर कैसे लिखना है, क्या है उसका उत्तर, प्रश्न क्या है ये देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न देखिए, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब ये हमारा पांचवा प्रश्न है कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है गहरी दोस्ती थी दोनों में। तो ये तो बहुत से प्रसंग हमको ऐसे दिखे हैं पाठ के अंतर्गत। तो ये तो एक सामान्य है, इसमें कुछ बात विशेष ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम डिस्कस करें। फिर भी मैं आपको इसको पढ़ के सुनाती हूँ, उत्तर क्या होगा इसका। हीरा और मोती झूरी के यहाँ साथ साथ रहते, खाते और काम करते थे। साथ रहते काम करते उनकी आपस में बहुत मित्रता थी। ये मित्रता इतनी पक्की थी कि हल्का भार ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर रखने का प्रयास करते थे। हीरा की पिटाई देखकर आग बगबोला होते मोती का हल लेकर भागना, मटर के खेत में दूसरे बैल से लड़ाई हो कांजी होना, कांजियों से अकेले ना भागने का निर्णय हो, सभी घटनाएं ये साबित करती हैं कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये सारी घटनाएं हैं, यहाँ तक उत्तर है। ये मैं आपको डिस्कस करके बता रही हूँ, इसको नहीं लिखना है। कि ये सारी घटनाएं ये बता रही हैं कि इन दोनों इनमें काफ़ी गहरी मित्रता थी। क्योंकि जब संकट में होते हैं तब समझ में आता है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है। तो संकट में भी दोनों ने एक दूसरे को कभी छोड़ा नहीं और साथ रहे, हर परिस्थितियों का साथ सामना किया। तो ये सारी घटनाएं ये साबित करती हैं कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, अब प्रश्न छठवां, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। प्रश्न छठवां देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, प्रश्न छठवां देखिए, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। अब क्या बोल रहा है, हीरा के माध्यम से प्रेमचंद क्या बता रहे हैं कि औरत जात पर सींग चलाना मतलब मारना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण काफी रेस्पेक्टिव था, सम्माननीय था। स्त्रियों के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण काफी सम्माननीय था। और इसलिए इसमें इस उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रेमचंद जमीन से जुड़े ऐसे लेखक हैं जो भावनाओं के जादूगर, तो जमीन से जुड़े लेखक थे और लोगों के सुख दुख के बारे में समझते थे और ये जानते थे कि स्त्री ही समाज का आधार है, स्त्री ही संस्कारों का माध्यम है, किसी भी परिवार को संस्कारित करने का काम स्त्री करती है। तो ये सारी चीज़ें वो एक बुद्धिजीवी होने के नाते भी उनको ये सब जो है वो मानते थे। और भावनाओं के जादूगर कहने का ये तात्पर्य था कि बहुत बहुत ही भावुक व्यक्ति थे और इसलिए वो सही गलत का स्पष्ट व्याख्या कर लेते थे और स्त्री के प्रति उनकी संवेदनाएं काफ़ी थी। तो इसलिए ये वो स्त्री को काफ़ी सम्माननीय समझते थे और इसलिए वो उनके माध्यम से, बैलों के माध्यम से यह कहलवाया कि औरत जात पर सींग चलाना अर्थात उसे मारना गलत है, ये औरत है, इसे नहीं मारना चाहिए, है ना। तो उत्तर यहाँ से शुरू होता है, प्रेमचंद जमीन से जुड़े ऐसे लेखक हैं जो भावनाओं के जादूगर हैं और नारी के प्रति गहरी संवेदना उनकी रचनाओं में भी परिलक्षित होती हैं। प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा में समाज में नारी के स्थान को प्रस्तुत किया है। उस समय नारी का सम्मान तो था किंतु उसे कमजोर, अबला समझा जाता था। इसलिए प्रेमचंद भी अबला समझ उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे और उसे मारना अथवा सताना अन्याय समझते थे। यहाँ तक इसका उत्तर है। इसको और हम जब क्लास लगेगी तो इसको हम और डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको और अधिक बात समझ में आ जाएगी कि है क्या। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा। किसी कारणवश यदि आपको लगता है कि यह समझ नहीं आया है तो मैंने फिर पहले भी कहा कि आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा टाइम टेबल ऑनलाइन टीचिंग के अंतर्गत, उस टाइम स्लॉट में आप मुझे मैसेज करिएगा, आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको फिर से को समझाने का प्रयास करूँगी। और नहीं आपको समझ में आ गया हो तो इसको जब हम डायरेक्ट लाइव क्लास हमारी लगेगी
तब मैं इसको और आपको हम लोग डिस्कस कर लेंगे और लिख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है।